चलो ठीक है, कल कर लेंगे और क्या करें, ठीक है ठीक है, चलो कल कर लेंगे फिर, है ठीक है बच्चों। अब मैं जो वेव ऑप्टिक्स में शायद मैंने 20 तक कहीं तक क्वेश्चन दिए होंगे, 10 तक दिए थे, ठीक है बच्चों। उसमें 6 तक हम शायद ऑलरेडी कर चुके हैं, 6 तक बच्चों हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 7th में बच्चों 6 तक कर चुके हैं ना, या 6 से मैं आंसर बता रहा हूँ। 6 में आंसर सी, हाँ जल्दी कर लो बच्चों। सेवंथ में डी, 7th में डी, 8th में डी, डी दिल्ली, दिल्ली 8th में दिल्ली, 9th में दिल्ली, ठीक है 10th में दिल्ली, हाँ 10th में भी दिल्ली, हाँ ठीक है। अब बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं, मुझे बताओ 6th क्वेश्चन, इसमें किसी को डाउट? 7th 8th में डाउट? देखो, फॉर इंडिपेंडेंट वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन, इंटरफेरेंस किसमें हो सकता है? तो बच्चों इंटरफेरेंस के लिए जरूरी होता है कि भाई फ्रीक्वेंसी सेम हो। अब 3 और 4 देखो, एक में ओमेगा 1 है, एक में ओमेगा है, तो वो सेम फ्रीक्वेंसी नहीं है, गलत है। फेज सेम नहीं, फेज डिफरेंस कांस्टेंट, कांस्टेंट, फेज सेम होने को नहीं बोला है मैंने उसमें, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अब 1 और 2, तो 1 में ओमेगा, दूसरे में 2 ओमेगा, फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। सी में सेकंड एंड थर्ड, सेकंड में 2 ओमेगा, थर्ड में ओमेगा 1, फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। 4th में 1 और 4, ओमेगा एंड ओमेगा, ठीक है फ्रीक्वेंसी सेम है, बस हो जाएगा। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली, आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। हाँ देखो फ्रीक्वेंसी से मतलब है, मैं फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा से डिसाइड होगी, जैसे टी के साथ में ओमेगा है तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, और यहां भी वही ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ करोगे तो फ्रीक्वेंसी तो दोनों की सेम ही आएगी, ठीक है। पूरा फंक्शन उससे में मतलब ही नहीं है, वो प्लस कोई फेज है, फेज जैसे 30 20 कुछ भी हो सकता है, डेल्टा की जगह नहीं, फ्रीक्वेंसी फिर भी सेम है, फेज कांस्टेंट, हाँ वो नहीं हो पाएगा, हाँ ठीक है सही, सेम चाहिए ही नहीं, कांस्टेंट चाहिए, ठीक है। 9th में किसी को डाउट बच्चों? देखो द फेनोमेनन इंटरफेरेंस, मैंने बता रखा है इंटरफेरेंस सब तरह की वेव्स में होता है, कल मैंने बताया भी था, उसमें लिखा भी है, तो बस आंसर हो जाएगा ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स, ठीक है। क्या चीज? इंडिपेंडेंट का मतलब अलग अलग वेव्स है, कांस्टेंट अलग चीज है। मैंने फेज, थोड़ा सा टॉपिक आगे चलने तो मैं और बता दूं, ठीक है थोड़ा सा रुको भी। 10th, इसमें बच्चों को डाउट? 10th में बच्चों को डाउट, ठीक है। अब बच्चों आगे जो अपना टॉपिक चल रहा था वो फिर मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, उसे बच्चों देखते हैं, ठीक है, उसे बच्चों समझते हैं। देखो बच्चों हम पढ़ रहे थे कोहेरेंट सोर्स, पढ़ चुके हैं लेकिन वापस रिपीट कर रहा हूं। कोहेरेंट सोर्स किसे बोलते हैं? जिसमें सेम फ्रीक्वेंसी हो, फ्रीक्वेंसी बच्चों क्या हो? सेम, सेम फ्रीक्वेंसी हो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। कांस्टेंट फेज डिफरेंस से क्या मतलब होता है वो भी अभी मैं बताता हूं। जैसे मान लो बच्चों मैंने एक इक्वेशन लिखी, a sin 4 पाई टी प्लस 30, दूसरी लिखी a2 cos 4 पाई टी प्लस 80। तो बच्चों यहां देखोगे इसके साथ फ्रीक्वेंसी क्या है? 4 पाई अपॉन 2 पाई यानी कि 2, इसके साथ फ्रीक्वेंसी क्या है? 2, तो इन दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। फेज डिफरेंस साइन कॉस कुछ रहा होगा, या चलो मैं पहले साइन ही कर देता हूं, 30-80, फेज डिफरेंस कितना है? फिक्स है। अब मान लो फेज डिफरेंस कुछ वेरिएबल आ जाए तो फिर वो दिक्कत आएगी, लेकिन अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट है
तो केवल इतना चाहिए कि भाई फ्रीक्वेंसी सेम हो और फेज डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो। ये चीज समझ गए? अब समझ पाए कांस्टेंट से क्या मतलब? देखो टी के साथ में जो होता है वो होता है ओमेगा, तो यहां भी ओमेगा 4 पाई है, यहां भी ओमेगा 4 पाई है, तो दोनों के ओमेगा सेम है तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। अब इन दोनों का डिफरेंस लो, कितना डिफरेंस आएगा, 50। तो फेज डिफरेंस क्या है, फिक्स है, तो ये चीज नहीं हो, मतलब यहां इंटरफेरेंस हो जाएगा, या ये कोहेरेंट सोर्स है। अब इसको मैंने 5 पाई टी कर दी, फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो गई। अब फेज डिफरेंस निकालो, तो इससे इसको सेपरेट करो, कितना आएगा, पाई टी प्लस 50। तो अब फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं, वो टाइम डिपेंडेंट हो गया। इससे इसको सेपरेट करो, फेज डिफरेंस अब कांस्टेंट नहीं, फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है तो अब इंटरफेरेंस नहीं हो पाएगा, या ये कोहेरेंट सोर्स नहीं माने जाएंगे। तो सिंपल सा फंडा है कि भाई फ्रीक्वेंसी सेम हो, मेन बस यही समझ लो, कांस्टेंट फेज डिफरेंस तो ठीक है उतना मतलब नहीं, पर मेन ये सब समझ लो कि फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। आपके लेवल पे उतना मान लो, उससे काम चल जाएगा कि भाई फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, ठीक है। फिर बच्चों लाइट के केस में, लाइट के केस में मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई साउंड या बाकियों के केस में, लाइट के केस में जनरली, अब बहुत एक्सट्रीम प्रोसेस से मान लो तुम बना दो वो बात अलग है, लेकिन जनरली दो इंडिपेंडेंट सोर्स तुम्हारे कोहेरेंट नहीं हो पाएंगे। कोहेरेंट सोर्स हम कैसे बनाते हैं, एक को ही दो में डिवाइड करके, जैसा कि मैंने कल बताया था, क्लियर है। अब आगे बच्चों देखते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी इफ सोर्सेस आर नॉन कोहेरेंट। तो बच्चों मैंने बताया था इस केस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी सबको ऐड कर दो, निकल आएगा। तुमसे बोला एक की इंटेंसिटी 4, एक की 5, एक की 7, नॉन कोहेरेंट सोर्सेस हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, सबको जोड़ दो, 7 + 4 11 + 5 16, खत्म। समझ गए बच्चों? अब इंटरफेरेंस, ये भी बच्चों हमने डिस्कस कर लिया था, उसे समझते हैं। जब दो या दो से ज्यादा वेव्स, लेकिन याद रख कोहेरेंट, कोहेरेंट कोहेरेंट सोर्सेस से होंगी, तब एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। मैंने बच्चों बताया था कि अगर मान लो साउंड है तो हो सकता है कहीं बहुत तेज आवाज सुनाई दे, कहीं बिल्कुल गायब हो जाए, फिर तेज फिर गायब हो जाए। और लाइट है तो कहीं बहुत तेज उजाला हो, कहीं बिल्कुल उजाला ना हो, वो सिचुएशन हो सकती है। तो इस सिचुएशन को बच्चों हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। अब ये दोनों तरह की वेव के साथ हो सकता है, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल हो, ट्रांसवर हो, वो फर्क नहीं पड़ता है, या आप ये बोल सकते हो सब तरह की वेव के साथ हो सकता है। तो हर तरह की वेव के साथ इंटरफेरेंस हो सकता है। मैकेनिकल वेव, ऐसी वेव्स जिनको प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत हो, जैसे साउंड है बिना मीडियम के नहीं चल सकती है, पानी में वेव्स है नहीं चल सकती हैं, स्ट्रिंग वेव्स है, रस्सी में वेव्स जो चल रही है वो नहीं चल सकती। तो ऐसी वेव्स जिनको चलने के लिए मीडियम चाहिए उसे बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या है, वैक्यूम होगी तो भी चल लेगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके आगे बच्चों, ये बच्चों एनसीईआरटी से मैंने कट किया है। लगभग इंटरफेरेंस कुछ ऐसा रहता है, जैसे यहां पे दो सोर्स एक साथ तुम कर रहे हो, तो इसकी वेव्स बनेंगी, इसकी वेव्स बनेंगी। तो इन वेव्स को अगर देखोगे तो यहां मान लो सारे पॉइंट एक साथ ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, यहां मान लो सारे पॉइंट्स एक साथ ऊपर जा रहे हैं, कहीं नीचे कहीं ऊपर, तो सारे एक साथ ऊपर जा रहे हैं, उसको एंटी नोड बोल दिया, उसको नोड बोल दिया। तो कहने का मतलब है जहां एक साथ, जैसे मान लो 4 और 4 दोनों एक साथ ऊपर जा रहे हैं, तो तुम्हें क्या दिखेगा 8, 4 और 4 आपस में कट के क्या दिखेगा 0, 4 3 है तो 7 दिखेगा, 4 1 पे क्या दिखेगा 4 3 पे 1। तो ये चीज इंटरफेरेंस में हो जाती है, कहीं एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, कहीं एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड कम ज्यादा होने की वजह से इंटेंसिटी कहीं बहुत बढ़ जाएगी, कहीं कम हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? अब आगे देखो बच्चों, मैथमेटिकली बच्चों अगर हम देखें मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली अगर बच्चों में डिस्कस करता हूं तो दो वेव्स बच्चों मैंने ये मान ली, एक a1 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, दूसरी a2 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। बच्चों दोनों वेव्स को देखो, दोनों वेव्स को अगर मैं देखता हूं तो बच्चों समझो, इन दोनों में बच्चों बताओ फेज डिफरेंस कितना है, 5। तो अगर मुझे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लिखना है तो दो वेक्टर के एडिशन का क्या फॉर्मूला होता है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर।
तो बच्चों अगर मैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लिखता हूं तो वो मेरे पास हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, खत्म। तो वही बच्चों आप इसमें देखोगे इंटरफेरेंस, फिर मैथमेटिकली ड्यू टू सुपरपोजिशन रिजल्टेंट, ये आ गया। अब फाई इसमें बच्चों क्या चीज है? फाई क्या है? फेज डिफरेंस। क्लियर है? अब याद करो बच्चों, हमने कल भी डिस्कस किया था कि इंटेंसिटी होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया, मान लो एक कांस्टेंट ले लिया, इसमें जो लिया है मैं वही ले लेता हूं, इसमें k लिया है तो k ले लिया मान लो। अब मान लो अगर मैं I1 लिखता हूं तो क्या होगा? k a1 स्क्वायर, I2 लिखूंगा k a2 स्क्वायर, IR लिखूंगा k AR स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत हो? अब बच्चों मैं इसको स्क्वायर कर रहा हूं, इसको मैं क्या कर रहा हूं? स्क्वायर कर रहा हूं। तो स्क्वायर करूंगा तो AR का स्क्वायर, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos फाई, कोई दिक्कत? AR स्क्वायर बच्चों क्या लिख सकते हो? IR बाई के। A1 स्क्वायर क्या लिख सकते हो? I1 बाई के, I2 बाई के, 2 रूट I1 बाई रूट के, रूट I2 बाई रूट के cos फाई। बच्चों के ये कट गए। फाइनली जो तुम्हें दिमाग में फिट रखना है वो ये है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos फाई। तो अब बच्चों कंक्लूड करता हूं, दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस फाई है। फेज डिफरेंस क्या है? फाई। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालोगे बच्चों? वही वेक्टर वाला फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, निकल आया, खत्म। इंटेंसिटी निकालनी है तो प्रोसेस ये रही, प्रोसेस मैंने समझा दी है, बट फाइनल रिजल्ट अच्छे से दिमाग में फिट होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम में आता है। तो फाइनल इंटेंसिटी बच्चों क्या हुई? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos फाई, ये फाइनल इंटेंसिटी हो गई। यहां तक बच्चों कोई दिक्कत? ठीक है, ओके। तो यही बच्चों मैंने यहां, आप देखोगे अगले पेज पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी बच्चों मैंने ये बता रखा। यहां तक कोई कंफ्यूजन? क्लियर है बच्चों? ठीक। इसके बाद की कहानी बच्चों अगर मैं देखूं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नेक्स्ट क्या है बच्चों? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हाँ बिल्कुल सेम चीज, वो हम मैकेनिकल वेव्स में भी यही चीज पढ़ते हैं, 100% यही चीजें हम यहां भी पढ़ते हैं, बिल्कुल सेम। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। जैसे मान लो दो बल्ब तुमने एक साथ ऑन किए, तो कहीं पे अगर मुझे रिजल्टेंट इंटेंसिटी लिखनी है कि क्या होगी, तो वो मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं। कौन सी? I1 प्लस, हाँ वापस मुझे बताओ। हाँ तो अब समझो, ये है रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ये क्या है? पहले की वजह से इंटेंसिटी, ये दूसरे की वजह से। हाँ बोलो। चलो मैं वापस बताता हूँ। हाँ अब तुम बोलो। अच्छा अच्छा, वो इनकोहेरेंट सोर्सेस में, और ये कोहेरेंट सोर्सेस के लिए डिस्कस कर। इनकोहेरेंट सोर्सेस में अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी लिखनी है तो इन सब की कोई जरूरत नहीं, उसमें सीधा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 करते चले जाओ, समझ गए? लेकिन जब सोर्सेस कोहेरेंट होंगे तब ये फॉर्मूला लगाना, वो इनकोहेरेंट सोर्सेस के लिए फॉर्मूला है, नॉन कोहेरेंट। समझ गए ना अभी? ओके। अब बच्चों वापस देखो, ये वाला फॉर्मूला समझ गए? अब बच्चों तुम्हारे पास आता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या आता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बच्चों किसे कहते हैं? अगर किसी पॉइंट पे वो सेम फेज में सुपर इंपोज हो रहे हैं, जैसे ये 4 ये 3, तो ओवरऑल 7 से डिस्प्लेस कर देगा, तो वहां तुम्हें ज्यादा डिस्प्लेसमेंट दिखेगा, उसको हम बोलते हैं कोहेरेंट। 4 3 यहां कम डिस्प्लेस होगा, इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसे हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव। जहां कंस्ट्रक्टिव होता है उसी को हम मैक्सिमा भी बोल देते हैं, जहां डिस्ट्रक्टिव होता है उसको हम मिनिमा भी बोलते हैं। ये चीज समझ गए बच्चों? अब वही बच्चों मैंने बताया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होना चाहिए कि वो सेम फेज में आके सुपर इंपोज हो। सेम फेज से मतलब बच्चों, जैसे अगर मुझे इंटेंसिटी मैक्सिमम चाहिए तो फाई कॉस फाई मैक्सिमम होना चाहिए।
बच्चों बताओ cos फाई किस एंगल पे मैक्सिमम होता है? फिर नहीं, -1 होता है, 360, फिर 720, और फिर वैसे, या 0, 2 पाई, 4 पाई, इस तरह से। अब बच्चों मैंने बता रखा है 2 पाई तुम्हारी एक वेवलेंथ के बराबर होती है, तो इसी को पाथ में कन्वर्ट करोगे तो 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, इन सब पे तुम्हारा cos फाई 1 होगा, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। समझ गए बच्चों? अब cos फाई 1 होगा तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, इसको लिख सकते हो a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, तो एम्पलीट्यूड भी अपने आप में क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो वही बच्चों मैंने आगे बता रखा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, या मैं बोल सकता हूं 2n पाई होना चाहिए। देखो बच्चों, रख के चलाना जरूरी नहीं है, मैं बताता हूँ 2 मिनट, वो बताता हूँ, 2 मिनट रुको, बस रुको भी। डेल्टा फाई बच्चों ये होना चाहिए। अब पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? पाथ डिफरेंस बच्चों या तो 0 हो, या लैम्डा हो, या 2 लैम्डा हो, या मैं बोल सकता हूं n लैम्डा। अब इस केस में बच्चों क्या होगा? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और cos फाई 1 हो गया, तो उसी को a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर लिख दोगे, अंडर रूट लोगे, तो एम्पलीट्यूड कितना आ गया? a1 प्लस a2। ये चीज क्लियर है? तो बच्चों देखो मैंने वही बता रखा है, ठीक है। इंटेंसिटी लिखोगे तो cos फाई 1 हो जाएगा, तो i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 रूट i2, और cos फाई तो 1 हो गया। इसी चीज को बच्चों चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, खत्म। तो बच्चों देखो यहां पे यही मैंने बता रखा है, फाई ये होना चाहिए, डेल्टा एक्स ये होना चाहिए, ए मैक्स ये हो जाएगा, आई मैक्स ये हो जाएगा। अभी आपका डाउट मैं बताता हूं। ये चीज क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब ये तो हो गया कंस्ट्रक्टिव। अब यही अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो वो अपोजिट फेज में सुपर इंपोज करने चाहिए। अपोजिट का मतलब होता है 180, या 180 प्लस 360, या फिर एक 360 जोड़ दो, या बच्चों ऐसे समझो, हमें कम से कम इंटेंसिटी चाहिए, तो cos फाई की कम से कम वैल्यू क्या होती है? किस एंगल पे होती है? तो एंगल कितना होना चाहिए? 180, यानी कि पाई। 3 पाई पे भी वही कहानी है, 5 पाई पे भी वही कहानी है, 7 पाई पे भी वही कहानी है। इसी को वेवलेंथ में कन्वर्ट करो, तो पाई का मतलब होता है आधी वेवलेंथ, तो लैम्डा बाई 2। 3 पाई बाई का मतलब होगा 3 इंटू लैम्डा बाई 2। 5 पाई का मतलब 5 इंटू लैम्डा बाई 2। तो पाथ में फर्क कितना होना चाहिए? लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, ये सब होना चाहिए। अब cos फाई की जगह बच्चों -1 रखो, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2, इसको लिख सकते हो a1 माइनस a2 का स्क्वायर। अंडर रूट लोगे तो क्या बचेगा? a1 माइनस a2, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। ऐसी बच्चों इंटेंसिटी लिखोगे तो जो ये प्लस है उसकी जगह यहां क्या आ जाएगा? माइनस। तो वही बच्चों मैंने आगे बता रखा, बताता हूं। डेल्टा फाई क्या होना चाहिए? पाई, 3 पाई, 5 पाई, इसी को बच्चों में लिख सकता हूं 2n प्लस 1 इंटू पाई। चाहो तो चेक करो, n 0 रखो, पाई n 1 रखो, आ जाएगा, कोई दिक्कत? पाथ रेफरेंस, पाई का मतलब लैम्डा बाई 2, पाई का मतलब लैम्डा बाई 2, पाई का मतलब लैम्डा बाई 2, इसी को बच्चों लिख सकते हो 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, पाई का मतलब लैम्डा बाई 2। ये कहानी आ गई। एम्पलीट्यूड अपने आप में मिनिमम होगा, दैट इज a1 माइनस a2। इंटेंसिटी बच्चों i1 प्लस i2 माइनस 2 रूट i1 रूट i2, इसी को बच्चों रूट i1 माइनस रूट i2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये चीज समझे बच्चों? अब बच्चों नोट्स में आप देखो, cos फाई क्या होना चाहिए? -1, तो फाई क्या होना चाहिए? ये सब पाई, 3 पाई, 5 पाई। डेल्टा एक्स बच्चों लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2। एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा a1 माइनस a2। इंटेंसिटी बच्चों ये मैक्सिमम गलत लिख लिया, वो मिनिमम कर लेना, आई मिनिमम कर लेना, नहीं इसमें मैक्सिमम नीच बीच वाले में देखो, वो मैक्सिमम लिखा है वो गलत है। i1, ठीक है ना बच्चों, वो थोड़ा सा बस करेक्ट कर लेना। हाँ वो तो वो बीच वाला मिनिमम कर लोगे, ठीक है। अब एक चीज बच्चों मैंने इसमें लिखवाई है, वो चीज बच्चों समझना,
देखो बच्चों, जैसे यहां तुम देखो, ये प्रॉपर ब्लैक दिख रहा है, ये प्रॉपर व्हाइट दिख रहा है, तो यहां तुम्हें ब्लैक और व्हाइट साफ साफ नजर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस चीज को हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट मैक्सिमम, साफ साफ तुम्हें ब्लैक व्हाइट दिखाई दे रहा है। अब यहां बच्चों देखोगे तो ब्लैक व्हाइट थोड़ा सा मिक्सअप टाइप का हो गया, उतना कुछ सही ढंग से समझ में नहीं आ रहा, कहीं कहीं ब्लैक धब्बे हैं, कहीं कहीं व्हाइट धब्बे हैं, ब्लैक वाले भी उतने ब्लैक नहीं है, व्हाइट वाले भी उतने व्हाइट नहीं है। या बच्चों और समझो, जैसे यहां देखो, यहां हल्का कहीं कहीं काला है और कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा व्हाइट है, तो काला सफेद, ना तो काला ढंग का काला है ना सफेद ढंग का सफेद है, तो इसमें चीजें मिक्सअप, तो इसमें कॉन्ट्रास्ट उतना अच्छा नहीं माना जाएगा, जबकि इसमें कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा माना जाएगा, क्योंकि ब्लैक प्रॉपर ब्लैक है, व्हाइट प्रॉपर व्हाइट है। क्लियर है? अब ऐसे बच्चों समझो, ये मान लो रूम है, इसमें क्लियरली यहां बहुत चमकीली लाइट दिख रही है, यहां बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल चमकीली बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल चमकीली बिल्कुल अंधेरा, इसको हम बोलते हैं कि बढ़िया कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट मैक्सिमम। और यही मान लो जो ब्राइट है वो हल्की फुल्की ब्राइट दिख रही है, जो डार्क है वो भी थोड़ा बहुत वाइट ही दिख रही है, उतनी डार्क भी नहीं दिख रही, तो उसमें कम कॉन्ट्रास्ट माना जाता है। तो कॉन्ट्रास्ट अगर हमें मैक्सिमम चाहिए तो जरूरी होता है कि ब्राइट परफेक्ट ब्राइट हो और डार्क परफेक्ट डार्क हो। डार्क परफेक्ट डार्क तभी हो सकता है जब दोनों इंटेंसिटी बराबर हो, दोनों इंटेंसिटी बराबर हो, तो दोनों एक दूसरे को काट पीट देंगी, नेट हो जाएगा जीरो। तो अगर हमें कॉन्ट्रास्ट मैक्सिमम चाहिए तो दोनों इंटेंसिटी बराबर होनी चाहिए, या उनका रेशो क्या होना चाहिए, 1। तो वही बच्चों मैंने एक नीचे लाइन लिखवाई है, आप उसमें देखो, कॉन्ट्रास्ट विल बी मैक्सिमम इफ इंटेंसिटी रेशो इज 1। तो दोनों की इंटेंसिटी अगर बराबर होंगी, दोनों एक दूसरे को काट देंगी, तो मैं परफेक्ट डार्क मिलेगा और कॉन्ट्रास्ट मैक्सिमम होगा। ये चीज बच्चों समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत? हाँ, अब इसी के जो तुम्हारा डाउट था वो मैं बता रहा हूं, ठीक है? ये चीज समझ गए ना? ठीक है। अब इसे बच्चों देखो, पर कल का डायग्राम मैंने हटा दिया होगा, खैर कोई नहीं, जैसे मैं वापस बताता हूँ, ये चीज क्लियर है ना? ठीक। जैसे कल याद करो एनसीईआरटी से मैंने एक दो डायग्राम ला के रखे थे, पर लगभग वैसे ही डायग्राम बनाने का मैं ट्राई कर रहा हूँ। जैसे एक सोर्स ये रहा, एक सोर्स ये रहा, तुम यहां ऑब्जर्व कर रहे हो, मान लो ये साउंड सोर्स है, तो बच्चों मान लो ये बिल्कुल सिमेट्रिक है, बिल्कुल सिमेट्रिक, और तुम यहां कान लगा के सुन रहे हो और साउंड मान लो, तो बच्चों बिल्कुल सिमेट्रिक है, बताओ कौन सी साउंड वेव ज्यादा चल रही? इक्वल। और शुरू में इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, शुरू में इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है। अब इक्वल चल रही है, तो बताओ बच्चों इस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस क्या हुआ? पाथ डिफरेंस 0 हुआ, तो फेज डिफरेंस क्या होगा? फेज डिफरेंस 0 है, तो यहां पे क्या मिलेगा? मैक्सिमम। तो यहां हमें काफी तेज साउंड सुनाई दी, ठीक है? अब वापस समझो, यही कहानी मैंने ऐसे ले ली, S1 S2, यहां कान लगा के सुन रहा हूं, एक साउंड ऐसे आई, एक साउंड ऐसे आई, बताओ किसको ज्यादा चलना पड़ रहा है? S2 को। अब मान लो जैसे इसने 6 मीटर चला, इसने 8 मीटर चला, और साउंड की वेवलेंथ मैंने 2 मीटर बोल दी, तो बच्चों बताओ किसने ज्यादा चला? कितना ज्यादा चला? 2 मीटर। 2 मीटर मतलब लैम्डा के बराबर, तो लैम्डा का मतलब 2 पाई फेज डिफरेंस, 2 पाई फेज डिफरेंस, तो अभी भी हमें मैक्सिमम मिल जाएगा, तो हमें वहां तेज साउंड सुनाई देगी, या ब्राइट फ्रिंज, हम अगर लाइट के टर्म्स में बोलेंगे तो ब्राइट फ्रिंज, और साउंड के टर्म्स में बोलेंगे तेज साउंड। क्लियर? हो सकता है कि बच्चों ये 7 मीटर चल रहा, अब बताओ कौन ज्यादा चला? कितना ज्यादा चला? एक मतलब लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे लैम्डा बाई 2 मतलब पाई का फेज डिफरेंस है, पाई का फेज डिफरेंस है, तो वहां मुझे क्या मिलेगा? मिनिमम। लाइट के केस में मैं बोल सकता हूं कि वहां इंटेंसिटी 0 होगी, ये चीज हो सकता है कि बच्चों ये 6.5 चल रहा, अब बताओ कौन ज्यादा चल रहा है? कितना ज्यादा चल रहा है? 0.5, यानी कि लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4 यानी कि 90 डिग्री,
90 डिग्री। अब अगर मैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी लिखता हूं तो I प्लस 2 रूट आई कॉस 90, कॉस 90 मतलब 0, तो 2i। यही बच्चों जब मैं मान लो 360 रखता तो 4i आती, 180 रखता तो 0 आती। तो डिपेंड कि मैं कितना आगे या कितना फेज डिफरेंस आ रहा है उसके हिसाब से इंटेंसिटी आ जाएगी। अभी समझ पाए? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि भी दोनों एक ही जगह हो, बस सिचुएशन देखनी। इतना समझ पाए बच्चों? यहां तक अभी कोई दिक्कत परेशानी? अब बच्चों जो मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन सीट दी है उससे देखो बच्चों, इसमें बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 के बाद से आप अटेम्प्ट करो। अच्छा हाँ वो तुम्हारा, अच्छा ये मैंने कल बताया था, वापस बताता हूं। देखो समझना, इसको हम बोलते हैं एक साइकिल, इसको हम क्या बोलते हैं? एक साइकिल। तो एक साइकिल में कितना एंगल होता है? 2 पाई। एक साइकिल में कितना एंगल होता है? 2 पाई। और एक साइकिल में हम मानते हैं कि वेव वेवलेंथ के बराबर चल लेती है। तो एक साइकिल जब वो कवर करेगी तो डिस्टेंस कितनी चल लेती है? एक वेवलेंथ के बराबर। तो एक साइकिल डिस्टेंस वाइज एक वेवलेंथ, एंगल वाइज 2 पाई। ऐसी दो साइकिल हो तो 2 लैम्डा 4 पाई ये रहता है। समझ गए ना? बोलो अरुण कोई दिक्कत हो? ठीक। अब बच्चों 11 ऑनवर्ड्स आप एक बार ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस कर। करो बच्चों, फिर मैं डिस्कस करता हूं। तो बच्चों देखते हैं 11th इन इंटरफेरेंस पैटर्न एनर्जी। तो मुनीसा तुम बताना चाहोगी इसका आंसर? थर्ड सही है, सही है। देखो इंटरफेरेंस में बच्चों मैंने बताया था एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो क्रिएटेड एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो बच्चों कहीं से क्रिएट नहीं होती। डिस्ट्रॉयड एट पॉइंट ऑफ मिनिमा, वो भी नहीं है बच्चों, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो बच्चों होता ये मिनिमा वाली एनर्जी मैक्सिमा में पहुंच जाती है, तो ना तो क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, वो बस एक का दूसरी जगह पहुंच जाती है। तो आंसर बच्चों तुम्हारे पास सी कैलकाटा आ जाएगा। आंसर बच्चों सी कैलकाटा। कोई दिक्कत? अब से तुम बताओ 12th में आंसर तुम्हें क्या लग रहा है? 3.5। तुम बोलो 6 शायद ठीक लग रहा है। देखो बच्चों पहली वेव को देखो 4 sin ओमेगा टी, दूसरी 3 sin ओमेगा टी प्लस π/3। तो बच्चों बताओ दोनों में फेज डिफरेंस कितना दिख रहा है? π/3 मतलब 60 डिग्री। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का क्या फॉर्मूला है? a² + b² + 2ab
और cos 60 हाफ, तो बच्चों 16 प्लस 9 प्लस 12 37, ये एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, तो या इसमें अंडर रूट लगा दो। अब 37 का अंडर रूट लगभग 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, लगभग 6। हाँ प्रिंस, हाँ 6 से ऊपर आ रहा है। अब ऑप्शन देखो तुम, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, अब 6 3.55, हमें चारों में एक मोस्ट अप्रोप्रिएट चुनना होता है, तो चारों में एक मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है, बी 6, क्योंकि 6 के आसपास ही वो आएगा। क्लियर है बच्चों? करण तुम बताओ 13 में आंसर सही है। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टू टेक प्लेस बिटवीन टू मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव्स ऑफ लैम्डा, पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, एन लैम्डा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, एन लैम्डा। खत्म। ठीक है बच्चों, ऋतिक तुम बताओ 14 में आंसर। क्या लग रहा है, नहीं। हर्षित तुम बताओ, सी सही है बच्चों। आई और 9i है, आई और 9i, तो बच्चों देखो मैक्सिमम इंटेंसिटी लिखोगे तो I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 cos 180 और cos 0, तो ये आएगा। तो 9 दूनी 18 और 10 28। बच्चों चेक करना अगर मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूं, ये आना चाहिए मैक्सिमम। अब मिनिमम जब लिखोगे तो I प्लस 9i प्लस 2i 9i, अब 180 रखोगे तो यहां -1 तो 10 और ये 18। बच्चों I और 9i, हाँ यही है। अच्छा हाँ, ये मैंने मिस्टेक कर दी। तो बच्चों देखो 3 2 6 और 10 16, यहां देखोगे तो 10 और 6 तो बचा 4i। समझ गए ना? तो बच्चों 16i होनी चाहिए मैक्सिमम, 14i मिनिमम। कार्तिक बोलो कोई दिक्कत हो? क्लियर है बच्चों? मुझे बताओ 14 में कोई दिक्कत? अब बच्चों इसमें देखो 15 16 17 ये एक ही पैटर्न के हैं, आप एक बार घर पे ट्राई करना, वो हम डिस्कस कर लेंगे। हाँ देखो हमें मिनिमम इंटेंसिटी निकालनी है, तो मिनिमम इंटेंसिटी के लिए एंगल क्या लोगे, 180। ठीक है? हाँ बच्चों बताओ अभी। हाँ वो तो सबका ही -1 आना है, फर्क क्या पड़ना है। ठीक है बच्चों बताओ अप टू 17 आप एज ए होमवर्क रख लो, वो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं बच्चों आगे। कोई दिक्कत तो नहीं अभी यहां तक? ठीक है, अब बच्चों आगे चीजें फिर मैं डिस्कस कर रहा हूं, उसे समझो। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसको शॉर्ट फॉर्म में बच्चों YDSE बोलते हैं। क्या बोलते हैं? YDSE। क्लियर है? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यहां तक कोई दिक्कत? अब बच्चों समझो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसमें बच्चों क्या होता है, जैसे तुमने एक बल्ब यहां लिया, एक बल्ब यहां लिया, पर अगर दो सेपरेट बल्ब ले रहे हो, भले एक ही कंपनी के एक ही जैसे हो, तो तुम्हारा इंटरफेरेंस पैटर्न तुम्हें मिलने वाला नहीं, क्योंकि बच्चों दो इंडिपेंडेंट सोर्स लाइट में कभी भी कोहेरेंट नहीं होते। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छी लेजर वेजर कुछ बना रहे हो कि बिल्कुल एक जैसा हो जाए तो बात अलग है, वरना नॉर्मली नहीं होते, नॉर्मली नहीं होते। बट क्वेश्चन में आपको दे दिया है कि हाँ टू इंडिपेंडेंट कोहेरेंट सोर्सेज, तो मान के चलना है, उसमें ये नहीं सोचना है कि भाई होते ही नहीं। अगर आपको दे दिया है तो है, बस ठीक है। ना होने का रीजन मैंने पहले भी बताया था कि जैसे लाइट कैसे आती है, मान लो कोई बल्ब है, उसमें बहुत सारे एटम्स हैं, एक छोटा सा फिलामेंट भी लोगे तो जितना तुम सोच भी नहीं सकते उससे कहीं ज्यादा एटम्स होते हैं। अब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ चुके हैं कि तुम जब करंट भेजोगे तो इलेक्ट्रॉन अपर स्टेट में जाएंगे, उससे वापस आएंगे। अब कौन सा एटम किस स्टेट में जा रहा है, किससे वापस आ रहा है, किसी को नहीं पता। तो बहुत अजीब तरह की लाइट उसमें से निकलती है, मिक्सअप टाइप की, तो वो कोहेरेंट हो ही नहीं सकती। ठीक है? हाँ करण, यंग डबल स्लिट में मैंने अभी कुछ बताया ही कहा है, बता रहा हूँ अभी। ठीक है? ओके,
तो यंग डबल स्लिट में बच्चों बस यही बताया कि दो अलग अलग लाइट सोर्स ले लोगे तो तुम्हें इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। अब किया क्या जाता है बच्चों, नॉर्मली ये किया जाता है, जैसे मैंने एक ये लिया, यहाँ पे एक छोटा सा होल कर दिया, फिर मैंने क्या किया, इसके आगे एक और ऐसी कार्डबोर्ड रख दिया, उसमें भी दो होल कर दिए। तो बच्चों ये किया कि यहाँ एक होल कर दिया, उसके आगे इस तरह से दो होल और कर दिए, तो यहाँ से बच्चों जो लाइट जाएगी वही इन दोनों में जाएगी, वही इन दोनों में जाएगी। तो एक सोर्स से जो लाइट निकल रही है वही डिवाइड होके दोनों में जा रही है, वही डिवाइड होके दोनों में जा रही है। तो इन दोनों से जो लाइट अब बाहर निकलेगी वो एक जैसी लाइट होगी, उनमें एक जैसी मिक्सिंग होगी। समझ रहे हो बच्चों, कोई दिक्कत बच्चों, क्लियर है ना ये? हाँ, तो अब ये एक दोनों एक जैसी बिल्कुल लाइट हो गई, तो इनमें जो मिक्सिंग विक्सिंग है वो बिल्कुल एक जैसी है। मिक्सिंग विक्सिंग अगर सब एक जैसी है तो हम इनको कोहेरेंट मान सकते हैं, इनको कोहेरेंट मान सकते हैं। अब यहां हमने स्क्रीन रख दी, तो जैसे बच्चों अभी मैंने डिस्कस किया था, दो सोर्स हैं, यहां पे पाथ डिफरेंस 0 है तो मैक्सिमा, कोई और जगह पकड़ोगे तो ये कम चल रहा है ये ज्यादा चल रहा है, तो डिपेंड ऑन डिस्टेंस मैक्सिमा मिनिमा मिलते हैं। तो अब यहाँ पे बच्चों जैसे ब्लैक और व्हाइट जैसा कुछ दिख रहा है, ब्लैक का मतलब है डार्क फ्रिंजेस, व्हाइट का मतलब है ब्राइट फ्रिंजेस, उस तरह से हमें फ्रिंजेस मिलती हैं। इसी को हम बोलते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसी को बच्चों अगर साइड से देखोगे, साइड से, तो तुम्हें ये सोर्स ये दिखा दिया, ये दोनों सोर्स ये दिखा दिए और ये स्क्रीन दिखा दी, तो ये चीज तुम्हारी साइड व्यू हो जाती है। तो जनरली बच्चों कोई भी क्वेश्चन हो कुछ भी हो उसमें यही साइड व्यू दिखाया जाता है। तो इस साइड व्यू का क्या मतलब है बच्चों, क्लियर है? साइड व्यू में क्या चल रहा है वो चीज बच्चों समझ पाए, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। अब बच्चों हमें ये पता करना है कि भाई कहाँ पे मैक्सिमा होगा कहाँ पे मिनिमा होगा, उसकी क्या कंडीशन वंडीशन, ये सब हमें देखना है। ये चीज बच्चों समझ पाए, कोई तकलीफ इसमें? ठीक है, अब देखते हैं बच्चों। देखो वो भी होता है, कुछ क्वेश्चंस में दे दिया जाता है कि स्टार्टिंग में ही फेज डिफरेंस कुछ π/2 है, तो वो कंसीडर करके फिर सॉल्व कर लिया जाता है। चलो 2 मिनट रुको, अभी इसे कर लेते हैं, वो उससे अलग से डिस्कस कर लेना, ठीक? उस तरह की चीजें भी रहती हैं पर वो बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक? मतलब अभी पहले हम नॉर्मल कर लेते हैं फिर उसे देख लेते हैं, ठीक है? ओके, अब बच्चों समझो, वापस मैं डिस्कस कर रहा हूं उसे समझो। देखो बच्चों, लाइट यहां से गई ऐसे, फिर यहां पे आई, बच्चों बिल्कुल सिमेट्रिक डायग्राम है। तो बच्चों बताओ यहां से लेके यहां तक किसने ज्यादा चला? यहां तक, सेम। तो कोई पाथ डिफरेंस आया क्या? नहीं। अब इसमें और इसमें कौन ज्यादा चला? सेम। तो पाथ डिफरेंस क्या हुआ? 0। पाथ डिफरेंस 0 तो फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस 0 तो वहां क्या बनना चाहिए? मैक्सिमम। यही पूछ रहा था कि अगर शुरू में ही फेज डिफरेंस कुछ हो तो वो काउंटिंग में लिया जाता है, वो फिर अलग तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, वो बाद में देखेंगे। अभी पहले जो स्टैंडर्ड रहता है वो देख लेते हैं, ठीक है ना? वो भी होते हैं क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं अलग से बता दूंगा, ठीक है? अब समझो वहां पे तुम्हारा मैक्सिमा बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए? मैक्सिमा। ये चीज क्लियर है? अब बच्चों जिसके लिए पाथ डिफरेंस 0 होता है, जिसके लिए पाथ डिफरेंस 0 होता है, उस चीज को हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बोलते हैं बच्चों? तो जिस मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस 0 होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल मैक्सिमा। तो बच्चों अगर बिल्कुल सिमेट्रिक सारी चीजें हैं तो सेंट्रल मैक्सिमा बच्चों यहां बन जाए। अब मान लो जो तुम बोल रहे किसी रीजन की वजह से, वो रीजन हमें नहीं पता, यहां पे ऑलरेडी पाई का पाथ या फेज डिफरेंस है, तो पाई का है, इसकी वजह से कुछ आया नहीं, तो ओवरऑल फेज डिफरेंस कितना माना जाएगा? पाई। पाई माना जाएगा, तो यहां जो मैक्सिमा बन रहा था वो अब क्या बन जाएगा? मिनिमा। मान लो अगर यहां π/2 का फेज डिफरेंस ऑलरेडी है किसी रीजन की वजह से, वो रीजन भी बाद में कभी आ जाएंगे पर अभी समझो, तो यहां π/2 रखोगे तो याद करो i + i वो 0 हो गया तो 2i इंटेंसिटी आ जाएगी, वैसे 4i आने वाली थी, पाई कर दोगे तो 0 आ जाएगी, तो बस वो इफेक्ट काउंटिंग में और ले लेंगे, ये चीज रहेगी,
खैर बच्चों, सेंट्रल पे मैक्सिमा होगा, इसमें कहीं कोई दुविधा? ये चीज दिमाग में फिट है कि भाई सेंट्रल पे क्या होना चाहिए? मैक्सिमा। कोई दिक्कत? अब वापस समझो। अब मान लो मैंने ये पी पॉइंट पकड़ा, पी पॉइंट, तो एक लाइट बच्चों ऐसे गई, एक लाइट ऐसे गई। बच्चों बताओ इन दोनों में किसने ज्यादा चला? इक्वल। तो कितना पाथ डिफरेंस आया? 0। अब एक लाइट बच्चों फिर ऐसे गई और एक लाइट ऐसे गई, तो ऊपर नीचे S1 S2 कौन ज्यादा चल रहा है? S2। कौन ज्यादा चल रहा है? S2। अब कितना ज्यादा चल रहा है वो हमें कैलकुलेट करना होता है, वो हमें कैलकुलेट करना होता है। ये चीज समझ गए? अब वो हमें कैलकुलेट करना होता है कितना ज्यादा चल रहा है, और कितना ज्यादा चल रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? पाथ डिफरेंस। तो बच्चों उसका मैं मेथड बता रहा हूं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन बिल्कुल काम का नहीं है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है, तो उस पर्पज से मैं डेरिवेशन बता रहा हूं। बाकी अगेन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से वो डेरिवेशन कोई काम का नहीं है, केवल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन काम का है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से केवल तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए। समझ गए बच्चों? तो अब बच्चों मैं वो डेरिवेशन बता रहा हूं, वो चीज समझो। उससे पहले बच्चों ये ऐसे बता रहा हूं, यहां से लाइट आई, एक सोर्स, फिर दो सोर्स, इससे इस तरह से वेव्स बनी, इससे इस तरह से वेव्स बनी। यहां मान लो वो सेम फेज में आ गई सबकी सब, तो यहां मैक्सिमा बन गया। यहां सबका उल्टा पड़ गया तो मिनिमा, फिर मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा। इस तरह से हमें ब्राइट डार्क, ब्राइट फ्रिंजेस मिल जाती है। यही डायग्राम बच्चों ये वाला है। जनरली बच्चों इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल डी। यहां से स्क्रीन की जो ये डिस्टेंस होती है उसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डी। तो ये स्मॉल डी, ये कैपिटल डी। बच्चों ये डायग्राम उसमें नहीं बताया क्योंकि ये डायग्राम बना पाना पॉसिबल नहीं है और मतलब भी नहीं, बस ये समझाने के लिए बता दिया कि एक्चुअल प्रोसेस कुछ इस तरह की होती है। कितना समझ पाए बच्चों? बोलो कोई तकलीफ हो? ठीक है, अब फिर समझो। अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे बच्चों वो ये चीज थी। तो बच्चों इसमें ये रहता है कि अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ता है और वो वैलिड रहता है। तो ये नहीं सोचना है कि ऐसा वैसा क्यों, वो अप्रोक्सीमेशन लगा के ही आंसर आता है। एनसीईआरटी में इसी तरह से दे रखा है तो उसी तरह से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये एनसीईआरटी वाला मेथड ही बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो बच्चों मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है, कौन सी? S2P। बच्चों ये कितनी है? D। ये पूरी D है। तो बच्चों देखो ये कितनी है? Y। ये डिस्टेंस अगर मैं देखता हूं तो बच्चों बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी? पूरी D है, सिमेट्रिक है, तो ये D/2। तो बच्चों बताओ ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी? Y + D/2। ये डिस्टेंस D, तो ये क्या है? हाइपोटेनिस। तो S2P अगर मैं लिखूंगा, S2P अगर मैं लिखूंगा तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर। क्लियर है? तो S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर, मान लो मैं ये निकाल रहा हूं, तो S2P क्या है? D स्क्वायर Y + D/2 का स्क्वायर। इतना कनेक्ट कर पाए? S2P अपने पास क्या है? D स्क्वायर और इसका स्क्वायर यहां। ऐसे बच्चों अब मैं S1P निकाल रहा हूं, तो बच्चों बताओ ये डिस्टेंस कितनी है? कैपिटल D। ये Y, ये डिस्टेंस D/2, तो ये डिस्टेंस कितनी बची? Y - D/2। तो ये वाली अगर मैं निकालूंगा तो D स्क्वायर Y - D/2 का स्क्वायर। अब S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर, ये हो गया। ये चीज बच्चों समझो, इसमें कहीं कोई तकलीफ? तो यही बच्चों मैंने इसमें भी बता रखा होगा, S2P - S1P का स्क्वायर ये आ गया। अब याद करो बच्चों A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है? A माइनस B, A + B। तो अब वो समझो, यहां S2P - S1P, S2P + S1P किसके बराबर होगा तुम्हारा? ये। अब बच्चों इसको ध्यान से देखना, मैं ओपन कर रहा हूं, तो D स्क्वायर Y स्क्वायर प्लस D स्क्वायर/4 प्लस YD, इसको ओपन करोगे तो D स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर
प्लस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई डी। कोई तकलीफ? अब डी स्क्वायर कट गए, वाई स्क्वायर कट गए, इससे ये कट गया, ये दोनों जुड़ के कितने हो गए 2y डी। तो इसको बच्चों में क्या लिख सकता हूं 2y डी। तो बच्चों उसी में तुम एक स्टेप ये वाली मिस कर दी, इसी को डायरेक्ट क्या लिख दिया है 2y डी। ये चीज समझे बच्चों, ये स्टेप इसमें एक कम दिखाई 2y डी। अब यहां बच्चों हम अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं और वो वैलिड अप्रोक्सीमेशन रहता है, उसमें बहुत ज्यादा आपको किंतु परंतु नहीं करना, ठीक है। अब समझो वो अप्रोक्सीमेशन क्या होता है वो समझो। S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P, बच्चों ये तुम्हारा क्या हो गया पाथ रेफरेंस, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स से मेरा क्या मतलब है पाथ रेफरेंस। S2P माइनस S1P क्या चीज है पाथ रेफरेंस, तो इसकी जगह मैंने पाथ रेफरेंस लिख दिया। अब बच्चों वास्तविकता में ये होता है कि ये डिस्टेंस बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा कम होती है, स्मॉल डी। क्वेश्चन जब आप करोगे तब आपको पता चलेगा कि मिलीमीटर में डिस्टेंसेस होती है, तो ये डिस्टेंस बहुत छोटी होती है और ये डिस्टेंस मीटर में होती है। तो लगभग जो S1P है उसको S2P के बराबर मान लूंगा और कैपिटल D के बराबर मान लूंगा। तो इस S2P को भी मैं D के बराबर मान लूंगा, इस S1P को भी D के बराबर मान लूंगा। कितना आ गया 2y/d। अब आप कहोगे सर यहां भी मान लो, यहां भी मान लोगे तो फिर जीरो हो जाएगा, क्वेश्चन का मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो वही मैं बता रहा हूं कि हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं। हाँ वो तो वैसे ही आता है। अब समझो डेल्टा एक्स 2d 2y/d ये कट गए, डेल्टा एक्स बच्चों कितना आ गया y/d, ये दिमाग में फिट होना चाहिए। तो अब बच्चों कंक्लूजन समझो, जो बोर्ड के हिसाब से कर रहे हैं उनको तो पूरा आना चाहिए, और जो नीट के हिसाब से है उनको केवल फाइनल फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई इस सिचुएशन में अगर मैं वाई डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लेता हूं, वाई डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लेता हूं तो पाथ रेफरेंस कितना हो जाता है y/d। इसी का बच्चों हम एक और मेथड सीखते हैं, जो मैंने डेरिवेशन डिस्कस किया है, इसका एक और मेथड होता है डेरिवेशन का जो मैं आगे बताऊंगा। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो डेरिवेशन आना चाहिए। ये डेरिवेशन जो मैंने बताया वो केवल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी काम का नहीं है। समझ गए बच्चों? अब बच्चों मुझे बताओ इसमें कहीं भी कोई तकलीफ लग रही, ये चीज क्लियर है ना? ठीक है। अब बच्चों कंक्लूजन समझो। कंक्लूजन ये है कि भाई अगर मैं यहां पॉइंट लेता हूं तो बच्चों बताओ पाथ रेफरेंस कितना हुआ, फेज रेफरेंस क्या बनेगा, जिसके लिए पाथ रेफरेंस 0 हो उसे क्या बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, उसे क्या बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। अब बच्चों सेंट्रल मैक्सिमा स्क्रीन सेंटर पे हो भी सकता है, नहीं भी। कब नहीं होगा? मान लो ये सोर्स सिमेट्रिक ना हो, थोड़ा ऊपर नीचे कर दे तो फिर वो सेंटर पे नहीं हो पाएगा, पर अगर प्रॉपर सिमेट्रिक है तो वो कहां पे होगा स्क्रीन सेंटर पे। ठीक है। तो अब बच्चों दूसरी चीज, यहां तो 0 हो गया, अगर मुझे यहां पाथ रेफरेंस निकालना है तो फॉर्मूला क्या है y/d, वो रटा हुआ होना चाहिए। नीचे भी निकालोगे तो सिमेट्री से वही आएगा, तो जो ऊपर है वही नीचे। अब आगे बच्चों देखो, बीच वाले में तो 0 हो गया। ठीक है। तो बच्चों ये चीज समझ गए, पाथ रेफरेंस कितना आ गया यार। तो यहां अगर मैं कोई पॉइंट पकड़ रहा हूं तो उसमें पाथ रेफरेंस बच्चों फाइनली कितना निकला है dy/d। कोई दिक्कत बच्चों? अब बच्चों हमें कुछ रिजल्ट्स निकालने होते हैं, तो बच्चों ये देखो, ये मैंने यहां पे निकाल रखा है उस तरह से, समझ गए? दिख रहा होगा बच्चों। अब हमें इसमें कुछ कंडीशंस निकालनी होती हैं। कंडीशंस कौन सी? मैक्सिमा मिनिमा की, मैक्सिमा मिनिमा की। तो बच्चों फॉर मैक्सिमा और फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, तो बच्चों बताओ हम अभी अभी पढ़ चुके हैं मैक्सिमा के लिए, मैक्सिमा के लिए पाथ रेफरेंस क्या होना चाहिए 0 और 2 लैम्डा n लैम्डा। पाथ रेफरेंस बच्चों अभी अभी हम निकाल चुके हैं y/d 0 लैम्डा 2 लैम्डा n लैम्डा। यहां से बच्चों y कितना आ गया 0 लैम्डा d/d 2 लैम्डा d/d n लैम्डा d/d। कोई दिक्कत? अब बच्चों इसका क्या मतलब हुआ, y से क्या मतलब है ये वाली डिस्टेंस S1 S2,
ये डिस्टेंस y है, तो यहां से y डिस्टेंस, तो यानी कि सेंटर से 0 डिस्टेंस पर मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम, और इसी को मैं क्या नाम देता हूं, सेंट्रल मैक्सिमम। फिर सेंटर से इतनी डिस्टेंस पे मुझे फिर मैक्सिमा मिलेगा, इसको मैं नाम देता हूं फर्स्ट मैक्सिमा। इतनी डिस्टेंस में मुझे फिर मैक्सिमा मिलेगा, इसको मैं नाम देता हूं सेकंड मैक्सिमा, और इसको मैं नाम देता हूं nth मैक्सिमा। तो बच्चों अब वापस इधर देखो, डेल्टा एक्स वही 0 लैम्डा 2 लैम्डा, ये चीज ये निकल आया। इसी में बच्चों चाहो तो इसमें लिखा हुआ नहीं है, जैसे मैंने इधर लिखा है वो आप ऐड कर लो, ये सेंट्रल मैक्सिमा, ये फर्स्ट मैक्सिमा, ये सेकंड मैक्सिमा, ये nth मैक्सिमा, इतना बच्चों उसी में ऐड कर लो। समझ गए ना बच्चों? उसी में बच्चों बस थोड़ा सा लिख लो, उससे याद बना रहेगा कि 0 से मतलब है सेंट्रल मैक्सिमा, इससे मतलब फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, nth मैक्सिमा। बच्चों ये चीज क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? ठीक। अब यही अगर मैं मिनिमा निकालना चाह रहा हूं, मैं क्या करना चाह रहा हूं, मिनिमा निकालना चाह रहा हूं, तो बच्चों अगर मैं मिनिमा निकालता हूं तो बच्चों याद करो मिनिमा के लिए पाथ रेफरेंस क्या होता है, लैम्डा बाई 2, फिर 5 लैम्डा बाई 2, फिर 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। 2n प्लस 1 भी ले सकते हो, पर मैंने जानबूझ के माइनस लिया है, क्यों लिया है वो मैं बताऊंगा। प्लस भी ले सकते हो, माइनस भी ले सकते हो, बाद में बताता हूँ। ये चीज क्लियर है? अब y dy ये तो अभी निकाल ही चुके हैं ये सब, अब इसको वहां भेजते हैं, तो y बच्चों यहां से क्या आएगा, लैम्डा d बाई 2d। यहां देखोगे तो 3 लैम्डा d बाई 2d, 5 लैम्डा d बाई 2d, और इधर आ जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा d बाई 2d। ये चीज समझे बच्चों? अब बच्चों ये सबसे पहले मिल रहा है, सबसे पहले मिल रहा है तो इसका नाम होता है फर्स्ट मिनिमा, इसका नाम फर्स्ट मिनिमा। उसके बाद मिल रहा है तो इसका नाम होता है सेकंड मिनिमा, फिर उसके बाद मिल रहा है तो थर्ड मिनिमा, और इसका नाम होता है बच्चों nth मिनिमा। ये चीज समझ गए बच्चों? अब वापस बच्चों इसी में देखो, डेल्टा एक्स बच्चों ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, फिर ये बच्चों इसमें भी ऐसे लिखा हुआ नहीं है, वो लिख लो आप, फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा, nth मिनिमा। क्लियर है बच्चों? ये चीज क्लियर है? अब बच्चों कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि सर जब आपने अभी सिखाया था तो यहाँ प्लस लिया था, माइनस क्यों ले लिया? तो वो मैं बता रहा हूं बच्चों, देखो यहां तक क्लियर है ना बच्चों, कोई तकलीफ तो नहीं? अब देखो बच्चों यहां हम n स्टार्ट करते हैं 0 1 2, रीजन मैक्सिमा के केस में सेंट्रल मैक्सिमा जैसी चीज होती है, मैक्सिमा के केस में सेंट्रल मैक्सिमा जैसी चीज होती है, तो यहां 0 का मतलब क्या होता है, सेंट्रल मैक्सिमा। लेकिन यहां मिनिमा में बच्चों सेंट्रल मिनिमा नहीं होता, तो अगर हम n को 0 से स्टार्ट कर दें तो ये नेगेटिव आ जाए, तो हम प्लस ले रहे हैं तो फिर या तो आपको 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहां हम 1 से सीधा स्टार्ट करते हैं, तो n को हम बच्चों 0 से स्टार्ट ना करके 1 से स्टार्ट कर देते हैं, तो वो अपनी सीक्वेंस बन जाती है। 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं, 1 से करते हैं, तो अब इसमें 1 रखो, मैच कर रहा है, तो उससे दिमाग में रहता है कि ये फर्स्ट मिनिमा है, सेकंड मिनिमा है, थर्ड मिनिमा है। समझ गए? और ये अगर प्लस ले लोगे तो फिर तुम्हें दिमाग में रखना पड़ेगा जो 0 का मतलब फर्स्ट है, फर्स्ट का मतलब सेकंड है, सेकंड का मतलब थर्ड है, तो कंफ्यूजन हो सकता है। उस वजह से जानबूझ के मैंने यहाँ माइनस कर दिया, अभी समझ गए? बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों इसी वजह से मैंने ध्यान रहे यहाँ पे 0 से स्टार्ट करवाया, मैक्सिमा में n कहाँ से स्टार्ट करवाया, 0 से, क्योंकि वहां सेंट्रल मैक्सिमा होता है। यहां मैंने n 1 से स्टार्ट करवाया है क्योंकि यहां सेंट्रल मिनिमा जैसी कोई चीज नहीं होती। ये चीज समझ गए? अब बच्चों समझो वापस, ये सेंट्रल मैक्सिमा, ये फर्स्ट, इन दोनों का डिफरेंस बताओ क्या हुआ?
ये फर्स्ट, ये सेकंड, इनका डिफरेंस, ऐसी थर्ड वाले से। तो दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा, ये क्या है मैक्सिमा, दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। क्या बोलते हैं? फ्रिंज विड्थ। तो दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फ्रिंज विड्थ। तो बच्चों बताओ दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के बीच की क्या डिस्टेंस आ रही है? लैम्डा डी बाई डी। तो फ्रिंज विड्थ कितनी आई? लैम्डा डी बाई डी। ऐसे बच्चों यहां देखो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताओ, 2 लैम्डा डी बाई 2d, यानी कि लैम्डा डी बाई डी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 लैम्डा डी बाई डी, यानी कि वही। तो दो कंसेक्यूटिव मिनिमा के बीच की डिस्टेंस को भी क्या बोलते हैं? फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ तुम्हारी क्या होती है? दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा या दो कंसेक्यूटिव मिनिमा के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फ्रिंज विड्थ। इसको जनरली बीटा से डिनोट करते हैं, और वो अपने पास कितनी आई? लैम्डा डी बाई डी। समझ गए बच्चों? तो उसके नीचे तुम देखो मैंने लिखवा रखा है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। और फ्रिंज विड्थ की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई है? लैम्डा डी बाई डी। कोई तकलीफ बच्चों यहां तक? ठीक है, आगे देखो बच्चों। अब कुछ पॉइंट्स बच्चों मैंने बताए हैं वो समझो। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ बच्चों कितनी आ गई? लैम्डा डी बाई डी। अब सबसे पहली चीज बच्चों, इस पे क्वेश्चंस भर भर के बनते हैं तो वो समझो। इसमें चार चीजें हैं, बीटा, लैम्डा, डी और स्मॉल डी। चार में से कोई तीन चीज तुम्हें दे देगा, एक पूछ लेगा। मान लो ये तीन दे दी, ये पूछ लिया, ऊपर की तीन दे दी, स्मॉल डी पूछ लिया, तो सीधा गुणा भाग करना है, मजे से कर लोगे, कोई दिक्कत। फिर बच्चों होते हैं डायरेक्टली रेशो बेस्ड क्वेश्चन। जैसे बच्चों बताओ, तुमसे कहा पहले ब्लू लाइट यूज कर रहे थे, अब रेड लाइट यूज कर रहे हैं, फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि वेवलेंथ बढ़ गई। तुमसे कहा स्क्रीन को दूर ले गए, स्क्रीन को दूर ले गए, फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी, क्योंकि कैपिटल डी बढ़ गया। तुमसे कहा स्लिट्स, स्लिट्स जो हम होल करते हैं उनको बोलते हैं स्लिट्स, स्लिट्स को पास ला रहे हैं, फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी, क्योंकि स्मॉल डी को कम कर रहे हैं। तुमसे कहा स्क्रीन को डबल डिस्टेंस पे ले गए, फ्रिंज विड्थ कितने टाइम्स होगी? डबल। तुमसे कहा स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस डबल कर दी, फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी? आधी। तो इस तरह के सीधे सीधे क्वेश्चंस होते हैं, समझ गए? वेवलेंथ आधी कर दी तो आधी हो गई, समझ गए? तो ये सीधे सीधे क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद बच्चों मैंने बताया है मैक्सिमा करस्पॉन्डिंग टू पाथ डिफरेंस जीरो, ठीक है ना? फ्रिज करस्पॉन्डिंग टू जीरो पाथ डिफरेंस इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमा। तो जिसके लिए पाथ डिफरेंस जीरो होता है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा मे और मे नॉट बी एट स्क्रीन सेंटर। बच्चों बिल्कुल सिमेट्रिक डायग्राम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो वो स्क्रीन सेंटर पे होगा। थोड़ा ऊपर नीचे कुछ कर दिया है तो वो स्क्रीन सेंटर पे नहीं होगा। ये चीज समझ गए? नेक्स्ट, शेप। बच्चों शेप अगर बिल्कुल प्रिसाइजली देखा जाए तो वो हाइपरबोलिक शेप होता है, लेकिन लार्ज डिस्टेंस पे अगर हम देखते हैं तो वो लगभग स्ट्रेट लाइन शेप हो जाता है। तो यहाँ फ्रिंजेस का शेप कैसा होता है? हाइपरबोलिक। तो वो मैंने नीचे लिख रखा है, शेप ऑफ फ्रिंजेस इज हाइपरबोला, बट इफ स्क्रीन इज एट लार्ज डिस्टेंस देन इट कैन बी कंसीडर एज स्ट्रेट लाइन। समझ गए बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत? हाँ बोलो। लार्ज डिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि 400-500 मीटर, जो 1 मीटर डिस्टेंस है, 2 मीटर डिस्टेंस है, यहाँ पे वो भी लार्ज ही है, क्योंकि जो स्मॉल डी है वो, हाँ बोलो बच्चों। मैक्सिमा या फ्रिंज वो बात एक ही है, ठीक है ना? ओके, अब बच्चों वापस समझो फ्रिंज पैटर्न। फ्रिंज पैटर्न सबकी बराबर ही होती है, लैम्डा डी बाई डी तो आई है। वो डिफ्रैक्शन में अलग होती है, अगर तुम्हारे दिमाग में चल रहा हो तो डिफ्रैक्शन में सेंट्रल की डबल होती है, ठीक है? अब समझो बच्चों, ये चीज बच्चों थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए, समझ रहे हो? वो मैंने यहां भी बनवा रखा है, आप देखोगे इससे क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। जैसे बच्चों ये चीज है स्क्रीन सेंटर, ठीक है? CM से मतलब है सेंट्रल मैक्सिमा। तो जनरली यहां क्या बनेगा? सेंट्रल मैक्सिमा। उसके ऊपर
ये पहला मिनिमा, स्मॉल m से मतलब है मिनिमा, उसके नीचे भी जो होता है वो पहला मिनिमा। क्लियर है? जैसे बच्चों ये तो 0 पे बन गया, पहला मिनिमा याद करो अपना किस पे आया था, लैम्डा डी बाई 2d पे। ऐसी पहला मैक्सिमा बच्चों कहां पे आया था, लैम्डा डी बाई डी पे। तो इन दोनों के बिल्कुल बीच में मिनिमा होता है। तो दो मैक्सिमा के बिल्कुल बीच में क्या होता है, मिनिमा, या दो मिनिमा के बिल्कुल बीच में क्या होता है, मैक्सिमा। तो बच्चों मैक्सिमा और मिनिमा के बीच की डिस्टेंस क्या हुई, बीटा बाई 2। मैक्सिमा और मिनिमा के बीच की डिस्टेंस क्या हुई, बीटा बाई 2, क्योंकि ये बीटा तो ये बीटा बाई 2। तो इनके बीच की डिस्टेंस बच्चों कितनी हुई, बीटा बाई 2। क्लियर है? बीटा फ्रिंज विड्थ, बीटा फ्रिंज विड्थ। देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ। इन दोनों को भी फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। तो उसका बीच क्या होगा, आधा, बीटा बाई 2। ठीक है? और समझो, तो बच्चों सेंट्रल, फिर ऊपर ऊपर पहला मिनिमा, फिर पहला मैक्सिमा, फिर दूसरा मिनिमा, फिर दूसरा मैक्सिमा, उस तरह से चलता जाता है। तो एक साइड का याद रख लो वैसा ही नीचे होता है, एक साइड का याद रख लो वैसा ही नीचे होता है, सेंट्रल, फिर पहला मिनिमा, पहला मैक्सिमा, दूसरा मिनिमा, दूसरा मैक्सिमा, तीसरा मिनिमा, तीसरा मैक्सिमा, ऐसे ही चलता रहेगा। समझ गए? अब फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है बच्चों, तुमसे कहा कि स्क्रीन सेंटर से फिफ्थ मैक्सिमा की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। स्क्रीन सेंटर से फिफ्थ मैक्सिमा की डिस्टेंस क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो फ्रिंज विड्थ बताओ, तो पांचवा मैक्सिमा यानी कि 5 बीटा, तो 5 बीटा कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। तो बीटा कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर। तुमसे कहा स्क्रीन सेंटर से फिफ्थ मिनिमा की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, फिफ्थ मिनिमा की डिस्टेंस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तब बताओ फ्रिंज विड्थ। तो अब समझो, फिफ्थ मिनिमा याद रहे तो बच्चों समझो, देखो 1 बीटा, 2 बीटा, 3 बीटा, 4 बीटा और फिर आधा बीटा और आएगा। समझ रहे हो? तो 4.5 बीटा किसके बराबर हुआ, 5 के, तो बीटा निकल आएगा। या आपसे पूछा कि भाई सेकंड मिनिमा और थर्ड मैक्सिमा के बीच की डिस्टेंस बताओ, सेकंड मिनिमा और थर्ड मैक्सिमा के बीच की डिस्टेंस बताओ, तो बीटा बाई 2, बीटा बाई 2, बीटा बाई 2 यानी कि 3 बीटा बाई 2। बीटा तो पता ही होता है, निकाल सकते हो। तो कहने का मतलब ये कि अगर पैटर्न दिमाग में है तो कई जगह हम उसे यूज कर लेते हैं। क्लियर है अनीस? नहीं, मिनिमा है, फिफ्थ मिनिमा, मैं बताता हूँ। देखो चाहो तो उससे करो, फॉर्मूले से देखना, इस चीज को रखो, फिफ्थ मिनिमा चाहिए तो यहाँ 5 रखोगे, 5 दूनी 10 में से 1 गए 9, 9/2 4.5, तो 4.5 और ये चीज क्या है, बीटा। और वरना ड्रॉ करोगे तो वही आएगा। बच्चों मुझे बताओ इसे समझ पाए, कहीं कोई तकलीफ? ठीक है? अब बच्चों वापस से ध्यान से देखना, ये डायग्राम मैंने बनवाया नहीं क्योंकि ये बनवाया भी नहीं जा सकता, तो बस ऐसे ही समझा रहा हूं। ये वाला डायग्राम तो मैंने यहाँ बनवाया है, पैटर्न वाला, ये नहीं बनवाया क्योंकि वो बनवाना पॉसिबल नहीं है, तो बस समझा रहा हूं, उस चीज को समझो। बच्चों देखो ये सेंट्रल मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा, ये मिनिमा, ये मिनिमा, ये मिनिमा। तो बच्चों ये सेंट्रल मिनिमा, ये फर्स्ट मिनिमा, ये सेकंड मिनिमा, ये थर्ड मिनिमा, ये फर्स्ट मैक्सिमा, ये सेकंड मैक्सिमा, इस तरह से रहता है। अब ऐसे गोल गोल क्या बना है, गोल गोल बच्चों ये बता रहे हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से क्या मतलब है बच्चों को समझो। जैसे मान लो एक बार ये सेंट्रल मैक्सिमा मान लो, ये क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा, तो ये बहुत ज्यादा ब्राइट होगा। तुम देखो यहाँ एकदम ब्राइट दिख रहा है, ब्लू तो मैंने सेपरेट करने के लिए बता दिया। यहाँ देखो सबसे ज्यादा ब्राइटनेस दिख रही है। अब यहाँ सबसे ज्यादा ब्राइटनेस है, तो ऐसा नहीं होता है कि भाई ये प्रॉपर वाइट है, फिर ऐसे ब्लैक आ गया, फिर वाइट आ गया, फिर वाइट आ गया। तो ऐसा नहीं कि भाई वाइट पट्टी चिपका दी ब्लैक के ऊपर, ऐसा नहीं होता।
होता ऐसा है कि यहां परफेक्ट व्हाइट है, ब्लू तो मैंने डिफरेंशिएट करने के लिए बनाया, इसके बाद व्हाइटनेस कम होती जाएगी, व्हाइटनेस कम होती जाएगी, व्हाइटनेस कम होके यहां देखो लगभग लगभग पूरा डार्क हो गया, यहां लगभग लगभग पूरा डार्क हो गया, तो ये मान लो सेंट्रल मैक्सिमा, तो यहां परफेक्ट डार्क आ गया, इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट मिनिमा, इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट मिनिमा। समझ पाए बच्चों? अब इसके बाद फिर ब्राइटनेस बढ़ने लगती है, यहां फिर ज्यादा ब्राइट आ गया तो इसको बोल दिया फर्स्ट मैक्सिमा, इसको बोल दिया मान लो फर्स्ट मैक्सिमा। तो कहने का मतलब यह है कि एक पतली सी लाइन पे बहुत ज्यादा ब्राइटनेस हो, वो होती है सेंट्रल मैक्सिमा। उसके बाद ब्राइटनेस कम होती जाएगी, डार्कनेस बढ़ती जाएगी, एक पॉइंट पतली सी लाइन ऐसी होगी जहां परफेक्ट डार्क होगा, जैसे ये एक पतली सी लाइन मान लो, यहां सबसे ज्यादा डार्क है, उसको बोलते हैं डार्क फ्रिंज। तो अब दो डार्क फ्रिंज ये वाली पकड़ लो, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है? फ्रिंज विड्थ। या दो परफेक्ट ब्राइट फ्रिंज पकड़ लो, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है? फ्रिंज विड्थ। अब ये मैंने क्यों समझाया है वो समझो। यहां इंटेंसिटी निकाल लोगे कितनी आएगी? 4i। आई अगर हम सेम इंटेंसिटी माने तो 4i, यहां इंटेंसिटी निकाल लोगे तो कितनी आएगी? 0। तो यहां 4i, यहां 0, तो कहीं तुम्हें 3i भी मिलेगी, कहीं 2.8i भी मिलेगी, कहीं 2.5i भी मिलेगी, कहीं 1i भी मिलेगी, सब तरह की इंटेंसिटी मिलेगी। तो कई बार वो पूछ लेता है कि यहां कितनी इंटेंसिटी होगी, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते। इस पॉइंट को समझ पाए? वो आ जाएगा, चिंता मत, अभी बस ये समझ लो कि हाँ ये होता है, वो सब चीजें आ जाए। यहां तक कोई दिक्कत? समझ गए ना बच्चों? ठीक है। अब यही चीज बच्चों मैंने यहां तक बता रखी। अब बच्चों में इस पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो आपके डाउट्स हैं वो सारे आ जाएंगे, चिंता मत करो। हाँ बच्चों, अब इसमें आप देखो 18 ऑनवर्ड्स बच्चों तुम ट्राई करो, 18 ऑनवर्ड्स बच्चों क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। क्या चीज? हाँ, ये मैं ये बता रहा हूं कि यहां 4i है, यहां 0 है, तो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो, वो बाद में आ जाएगा, अभी छोड़ो, ठीक है? कौन सी? तुम्हें कल मिली नहीं थी क्या? कल आए तो थे, मुझे ऐसा याद है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं भी दे देता हूँ। बच्चों अटेम्प्ट करो, फिर मैं डिस्कस करूँ। अरे कल्पित जी, ओके, एक बार अपना टेलीग्राम ओपन करो। और पैर में कुछ आराम है? तो 11th के लिए और 13 के लिए पेपर बता दो। वही मैं बता रहा हूँ, देखो देखो, ये ओपन करो, ये वाला इसमें इंटीजर 3 टिक हैं, सबसे लास्ट में देखो, इनके आंसर भी मैंने साइड में लिख दिए। ठीक है, 32। तो ये 13 के अपना खत्म काम, ठीक है, इसे बंद कर लो। अब ये क्या है, मैंने इस पे नीचे लिखा है 20, 10, 24 11th नीट जो अपने लास्ट ईयर हुए, उसके 1 से 20 11th जेई में ले लेना, तो बस 5 इंटीजर बचे हैं, मैंने 1 से 20 सीधे लिए हैं, आपको कुछ नंबरिंग भी नहीं करनी। ठीक, ये काम खत्म हो गया। ये क्या है, 18 अगस्त 24 नीट 11th का पेपर है, इसको ओपन करो, इसमें 1 से लेकर 27 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। वो किसके लिए? वो नीट, देखो 1 से 27 नीट 11 के लिए, ठीक है? फिर बस ये सब छोड़ देना, केवल वहीं तक क्वेश्चन है, ठीक? 27 तक बस लेना है, ठीक? बंद कर दो इसे, ये समझ गए? अब ये तो मैंने लिख ही दिया है, तो देखो अब अपने पास 13 और 11 के कुछ क्वेश्चन है, बस 13 तो मैं बता रहा हूँ, 11th जेई के बस 5 इंटीजर बचे हैं, ठीक है? 13 नीट के बचे हैं, तो 13 नीट का ये कि ये आप पूरा कंप्लीट कर दो एकदम,
तो जो 12th नीट का पेपर है उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसमें चल जाएगा, तो वो आप एकदम बना के मुझे फाइनल भेज दो। बाकी भी देखो अपना 12th जेई पूरा हो गया, 13 जेई पूरा हो गया, ठीक है ना। ये आधे आधे हो गए क्योंकि इनका मुझे लग नहीं रहा है कि जहाँ तक पेपर होगा 11th वालों का मुश्किल है। इस वाले का भी मेरे को मुश्किल लग रहा है, फिर भी ये कि अपन अपनी तरफ से तो कंप्लीट होगा, तो ये मैं कह रहा हूँ कि आप इतना कर लेना, फिर मैं देखता हूँ। ठीक, समझ गए ना। ठीक है, तो बच्चों अब देखते हैं, समझो क्वेश्चन नंबर 18 मुनीसा तुम बताना चाहोगी आंसर? नहीं। तमन्ना तुम? प्रियांशी तुम? राधिका? बी, तुम बोलो बी। पूजा? कोई दिक्कत नहीं, तुम? कोई दिक्कत नहीं। अनुष्का तुम? बी। चलो अब मैं डिस्कस करता हूँ, तुम बोलो हर्षित? सी सही। देखो, in young double slit experiment the source is white light, one of the hole is covered with red filter and another with blue filter। तो बच्चों समझो, एक में लगा दिया रेड, एक में लगा दिया ब्लू। तुम बताओ हर्षित तुम्हें सी क्यों लग रहा है? सही है। देखो अब यहां से रेड लाइट निकलेगी, यहां से ब्लू लाइट निकलेगी, रेड और ब्लू की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी और इंटरफेरेंस के लिए जरूरी होता है कि फ्रीक्वेंसी सेम। अब फ्रीक्वेंसी तो अलग अलग हो गई तो इंटरफेरेंस होगा ही नहीं, इंटरफेरेंस नहीं होगा तो आंसर हो जाएगा सी, देयर शैल बी नो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, क्योंकि रेड और ब्लू लगाने से अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो गई तो नहीं हो पाएगा। सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन होता ये है, देखो अगर हम प्रॉपरली जाएं, समझना हमने यहाँ रेड फिल्टर लगा दिया, तो रेड फिल्टर अगर हम लगा देते हैं तो उसके बाहर कौन सी लाइट निकलेगी? रेड लाइट। रेड लाइट निकलेगी तो उसका कलर क्या होगा? रेड। और कलर किसकी फ्रीक्वेंसी है? सोर्स की। तो होता ये है, मैं बताता हूँ, जैसे व्हाइट लाइट आई तो वो जो कांच है उसने क्या किया, बाकी सबको ऑब्जॉर्व कर लिया और फिर उसमें से रेड को एमिट कर दिया, तो उस तरह से रहता है। समझ गए ना? ठीक है, हाँ सी आंसर, ठीक है ना। बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो? अब 19 बच्चों बताओ क्या होगा? सी, हाइपरबोला। अभी भी बच्चों मैंने बताया इसमें शेप क्या होता है? हाइपरबोला। वाईडीएससी में शेप क्या होता है? हाइपरबोला। ठीक है, योगेन तुम बताओ 20 कर लिया हो तो करो बच्चों फटाफट। हाँ 20 नंबर। हाँ कार्तिक तुम बताओ फर्स्ट, और हर्षित तुम? सी। क्यों लग रहा है? सही है बच्चों। देखो द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज आई। If one of slit is closed, then intensity at the place become I naught. Which of the following is true? तो बच्चों समझो, पहले इंटेंसिटी I थी तो वो क्या होगी? I naught प्लस I naught प्लस 2 रूट I naught cos 0। तो I यहाँ पे कितनी आ गई? 4I naught। या बच्चों एक काम करते हैं, अलग नाम दे देते हैं। जैसे पहले इंटेंसिटी I थी तो ये हो गई 1 cos 0 1। सेंट्रल पे क्या होता है? मैक्सिमम। ठीक है, तो पहले इंटेंसिटी बच्चों एक की वजह से 4 टाइम्स थी, एक की वजह से 4 टाइम्स। अब तुमने एक स्लिट को बंद कर दिया, एक स्लिट को बंद कर दिया तो बताओ इंटरफेरेंस होगा क्या? होगा ही नहीं। होगा ही नहीं तो अब मैं कहीं भी इंटेंसिटी देखूंगा तो अकेले एक की वजह से आएगी, अकेले एक की वजह से आएगी तो कितनी आएगी? आई नॉट। तो मान लो एक स्लिट की वजह से इंटेंसिटी आई नॉट है,
तो जब दोनों चालू होंगी तो सेंट्रल पे मैक्सिमा मिलेगा और मुझे इंटेंसिटी क्या मिलेगी 4I0, जिसको इन्होंने I बोला है। एक को बंद करने पे केवल एक वाली ही इंटेंसिटी मिलेगी, क्योंकि अब इंटरफेरेंस जैसी कोई चीज होगी ही नहीं, तो I0। अब इनमें रिलेशन क्या है, I इक्वल टू 4I0, तो आंसर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, I इक्वल टू 4I0। बच्चों बताओ इसमें कोई दिक्कत हो? क्लियर है बच्चों ये अभी? ठीक है, ठीक है। प्रिंस तुम बताओ 21 में आंसर। हाँ आई, देखो अब एक सोर्स को बंद कर लिया तो बचा कितना है, एक ही सोर्स, तो अब इंटरफेरेंस जैसा कुछ होगा ही नहीं, केवल एक के बराबर ही इंटेंसिटी आ जाएगी। देखो हमने दोनों की I0 मान ली, एक को बंद कर लिया तो बची क्या I0 ही। ठीक है बच्चों, 20 क्लियर है? कितना आ रहा है तुम्हारा 4I0। ओके अभिषेक तुम बताओ 4I0, हर्षित तुम I0/4 करेक्ट है। देखो the slit in young double slit expand have equal width and source are placed symmetrically relative to slit. The intensity at the central fringe is I0। तो अब इन्होंने क्या बोला है, सेंट्रल फ्रिंज की इंटेंसिटी I0 बोली है। तो मान लो इसकी I है, इसकी I है, तो I प्लस 2 रूट आई cos 0, और इसको इन्होंने I0 बोला। तो I0 बच्चों यहां से कितना आ गया 4I, I0 यहां से कितना आ गया 4I, नाम बदल दिए उस वजह से। अब देखो the intensity if one of the slit is closed, the intensity at this point। अब बच्चों एक स्लिट को बंद कर दिया, एक स्लिट को बंद कर दिया तो अब केवल वहां पे इंटेंसिटी I होगी, और I यहां से कितना आया I0/4। तो बच्चों नाम बदल दिए, पहले सेंट्रल वाली की इंटेंसिटी को I बोला था, इसको I0 बोला था, अब दोनों को रिवर्स कर दिया है, उस वजह से आंसर क्या हो जाएगा I0/4। बच्चों बताओ अभी इसमें कोई दिक्कत? तो बच्चों अब ये चीज दिमाग में थोड़ी सी रटी हुई होनी चाहिए, क्या वो समझो। मान लो इनकी I और I है, तो सेंट्रल पे जो मैक्सिमा बनता है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी 4I, इसकी 2 और 2 है तो इसकी 8, इसकी I1 है तो 4I1, I0 है तो 4I0, तो इनकी जो होगी उससे 4 टाइम्स इसकी होगी, और अधिकतर केसेस में बराबर होती है। बराबर के केस में ये होगी, बराबर नहीं है मान लो I और 2I है, तो फिर फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा यूज होता है, तो पता होना चाहिए कि इसकी I तो इसकी 4I, इसकी I0 तो इसकी 4I0, इसकी X तो इसकी 4X वो होती है। ये चीज समझ गए बच्चों? ठीक है। अब बच्चों इसमें फर्दर आप देखो 22, 23 उसे ट्राई करो बच्चों। स्टैंडर्ड सेटअप है तो आई लिखा नहीं है, वो स्टैंडर्ड सेटअप हम बराबर ही मान के चलते हैं। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम स्टैंडर्ड सेटअप मान के चलते हैं, और उसमें सिमेट्रिक भी मानते हैं, सारी चीजें वही मान के चलते हैं। सेंटर वाले पे 4I मैक्सिमा है तो 0 कैसे हो जाएगी? देखो वहां पे मैंने क्लियरली लिखा है कि स्क्रीन सेंटर पे क्या होता है मैक्सिमा, और मैक्सिमा है तो 0 कैसे हो जाएगी बताओ? देखो फॉर्मूला लगाओ सीधा सा, I प्लस 2 रूट आई cos 0 कितना आ रहा है 4I, तो सेंट्रल वाले पे क्या होगी 4I। ओके अब बच्चों उसे कर लो। हाँ 22 योगेन तुमसे हो पाया? सेकेंड। अरुण तुम? ओके ऋषिकेश तुम? अनीश तुम? ओके बच्चों मुझे फिलहाल इसमें 4th लग रहा है जो इसमें टिक है, बाकी चेक कर लेंगे। देखो
two identical narrow slit S1 S2 emulated by light lambda at points S on light allowed to fall on scales if n is positive integer the condition for destructive interference समझ गए। तो बच्चों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? तो बच्चों अब ध्यान से देखना, ये सोर्स P एक ऐसे गया L1 L2, ये बच्चों कैसे गया है? कुछ ऐसे L2 ये L3 है, L2 L4। तो बच्चों मान लो हम यहां डिस्कस कर रहे हैं, मुझे बताओ Q तक ऊपर वाले ने टोटल कितना चला L1 प्लस L3, नीचे वाले ने कितना चला L2 प्लस L4। तो बच्चों पाथ डिफरेंस क्या हुआ? ये पाथ डिफरेंस क्या हुआ? ये पाथ डिफरेंस अगर एक सेकेंड को पाथ डिफरेंस बच्चों फिर परमानेंट मुझे अलग करना पड़ेगा, उसका ध्यान रखो। पाथ डिफरेंस बच्चों क्या हो गया? ये हो गया। पाथ डिफरेंस अगर ये हो गया तो ये पाथ डिफरेंस अगर मुझे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 उस तरह से होना चाहिए। तो वो मैं n के टर्म्स में अगर लिखना चाहूं तो 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 लिख सकता हूं। ये चीज समझे? अब एक बार मैं कंप्लीट करता हूं, फिर अपने डाउट पूछना। जो हमने स्टैंडर्ड चीज पढ़ी है उसमें क्या होता है? ये सिमेट्रिक होता है, तो ये दोनों बराबर होते हैं, तो इन दोनों को हम काउंटिंग में ही नहीं लेते, केवल इतने इतने का लेते हैं। लेकिन यहां आप ध्यान से देखो, इसमें L1 L2 लिख रखा है, L1 L2 लिख रखा है, इसका मतलब इसको सिमेट्रिक मान के नहीं चलना। तो उस वजह से हम पूरी डिस्टेंस काउंटिंग में लेंगे। अब बच्चों इसमें जो दिक्कत हो वो बताओ। अब बच्चों इसमें कहीं तकलीफ लग रही हो वो पूछो। हाँ हर्षित बोलो, आप कुछ कह रहे हो। ये कौन सा वाला है? उसके नीचे वाला, यहाँ एंगुलर विड्थ। ओके, इसमें बताओ। देखो ये सिमेट्रिक डायग्राम, तो इसमें ये दोनों बराबर होते हैं। ये YDSE का डायग्राम है, इसमें ये सिमेट्रिक होता है, तो ये दोनों बराबर होते हैं, तो उनको काउंटिंग में लेने की जरूरत नहीं होती। समझ गए? लेकिन इसमें अलग अलग दे रखा है तो फिर उसे काउंटिंग में लेना पड़ेगा। अभी समझ गए ना? अभी बच्चों इसमें कोई दिक्कत? नेक्स्ट ट्राई करो बच्चों फिर। हाँ वापस बोलो। वो मैं बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा बोल रहा हूँ अभी देखते। पहले खुद दिमाग चलाओ, फिर मैं बताऊंगा, ये चिंता मत करो। ऐसे कोई मतलब नहीं होता है, किस सिचुएशन में पूछ रहे हो वो बताओ, किस क्वेश्चन के रिगार्डिंग पूछ रहे हो। 26 तो अभी मैं पहुंचा ही नहीं हूँ, पर चलो देख लेते हैं। द फ्रिंज विड्थ इन यगल डबल स्लिट में इंक्रीज, तो फॉर्मूला लिख लो, लैम्डा डी बाई डी। हाँ क्या चीज? स्लिट के साइज से इंटेंसिटी पर फर्क पड़ता है। ठीक है, ओके। अब बच्चों समझो 23rd, रेशो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ 2 पॉइंट P and Q ऑन स्क्रीन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वेयर फेज डिफरेंस ये है। अब जैसे जो तुम्हारा डाउट था अरुण कि नहीं वो ठीक है, एक जनरल बात बता रहा हूँ कि मैंने बताया था कि 4I0 0 कहीं पे कितनी होगी कहीं पे कितनी होगी, वो ऐसे ही कैलकुलेट की जाती है। जैसे मान लो आपसे बोला कि यहाँ से 1 सेंटीमीटर पे इंटेंसिटी क्या होगी, तो पहले तुम क्या निकालोगे? पाथ डिफरेंस। कैसे निकालोगे? वही d 1 सेंटीमीटर अपॉन d, ये आ गया। फिर तुम इसको कन्वर्ट करोगे फेज डिफरेंस में। कैसे? डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। फेज डिफरेंस आ गया। अब फेज डिफरेंस आ गया, फिर मुझे इंटेंसिटी निकालनी,
तो इंटेंसिटी के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है I प्लस आई प्लस टू रूट आई। अब मान लो कहीं पे ये कितना आ रहा है π/3, तो cos 60 हाफ, तो कितना आ गया 3i। अब ऐसे ही बच्चों दूसरे केस में ये π/2 मतलब 90, तो ये कितना हो जाएगा 0, तो फाइनली 2i। अब अगर मैं रेशो निकालूंगा तो कितना आ गया 3:2। समझ पाए? तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है 4i, लेकिन यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी आ गई 3i, यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी आ गई 2i। तो वही मैं समझाना चाह रहा था कि 4i होती है 0 होती है, तो ऐसा नहीं कि हर जगह 4i और अचानक 0 हो जाए। 4i फिर 3.5i फिर 3i 2.5i, हर तरह की इंटेंसिटी डिपेंड ऑन लोकेशन तुम्हें मिल सकती है। वापस बोलो, अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो इंटेंसिटी सेम होगी। सही है, डार्क स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। हाँ तो समझो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो जैसे मान के चलो इंटेंसिटी के ए स्क्वायर, पहले एम्पलीट्यूड 2 है तो इसकी 4a आई, दूसरे का भी 2 है तो उसकी भी 4k ही आएगी, तो बराबर ही तो होंगे। बोलो जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। किस पे? के को क्या बोल रहे हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब वो चीज सेम है। ठीक है, क्लियर है? ओके बच्चों मुझे बताओ 23rd में अभी कहीं कोई दिक्कत? बोलो कार्तिक अगर कोई डाउट। 24th करो बच्चों फिर। हाँ देखो एक केस में π/3 है, cos 60 क्या होता है हाफ। हाँ उसमें π/2 रखोगे तो 0 हो गया, तो वो 2i और ये 3i। ठीक है, हाँ इधर 24 में फर्स्ट नहीं है, एक बार कर लो फिर डिस्कस। एक बार रुको, कर लो, जब मैं पूछूं तब बताना। 2 मिनट रुको। वन एट्थ ऑफ वेवलेंथ, द रेशो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट टू दैट ऑफ सेंट्रल बाइट। तो बच्चों ये पता होना चाहिए कि भाई सेंट्रल बाइट की इंटेंसिटी अगर मैं आई मानता हूं तो क्या होता है 4i। अब बस यहाँ पे और निकालना है, समझ गए ना? हाँ बताओ कितना आ रहा है? 4th। और कोई? सही है बच्चों 4th। देखो सेंट्रल वाले की तो 4i होती है, वो रटा होना चाहिए। अब इसकी अगर मैं निकालता हूं तो i प्लस 2 रूट आई। अब बच्चों पाथ डिफरेंस है 1/8 ऑफ वेवलेंथ, इसको फेज में कन्वर्ट कर लो 2π/λ इंटू λ/8, तो बच्चों कितना आया π/4 यानी कि 45 डिग्री। तो बच्चों cos 45, ये चीज समझो। जो पाथ डिफरेंस था उसको मैंने फेज डिफरेंस में कन्वर्ट कर लिया, ये आ गया। अब बच्चों क्या आया 2i प्लस 2i और ये 1/√2, 4i और बच्चों ये √2i, सॉरी 2i, √2 1.4, 3.4i। बोलो कोई दिक्कत? बोलो निशा कोई दिक्कत लग रही हो? डाउट तो पूछ लो, पूछा तुम्हें? ठीक है, अब रेशो निकालना है, तो 3.4i इसकी और उसकी होती है 4i, कट गए, डिवाइड करो 0.8 20, तो 85 के आसपास। तो 0.8 के आसपास होना चाहिए, तो आंसर कौन सा हो गया दिल्ली। बोलो बच्चों कोई दिक्कत लग रही? कनेक्ट कर पाए बच्चों? तो यही बच्चों में सिखा रहा था कि भाई सेंट्रल पे 4i है, वहां पे 0 है, तो 4i से लेके हर तरह की इंटेंसिटी डिपेंड ऑन लोकेशन आपको मिल सकती है। जैसे यहाँ देखो इंटेंसिटी कितनी निकल के आई 3.4i, तो हर तरह की इंटेंसिटी तुम्हें डिपेंड ऑन लोकेशन मिल सकती है। बच्चों बताओ अभी कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, फिर देखो बच्चों, तो बच्चों अब समझो इसमें एक काम करना आप लोग बच्चों, अप टू 35 या इवन बच्चों 37 23 सी, बच्चों समझो अप टू 37 तक बच्चों आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन थोड़े से टफ लग सकते हैं, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अटेम्प्ट कर लेना, डाउट होगा तो बच्चों हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा बच्चों समझो
कल बच्चों याद से एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेना, वो हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी बच्चों मैं और मॉड्यूल भी ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, तो जिनके पास टाइम अवेलेबल है वो सीक्वेंस में और आगे के सॉल्व कर लें, जब भी होगा डिस्कस कर। देखो 1/8 ऑफ वेवलेंथ दिया तो डेल्टा फाई होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। अब पाथ डिफरेंस हमें दिया है 1/8 ऑफ वेवलेंथ, ये हमने रखा तो π/4 आया, तो फेज डिफरेंस π/4 यानी कि 45 डिग्री। ठीक है, सेंटर पे हमेशा नहीं, अगर चीजें सिमेट्रिक हैं